गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सोनल। देखिए, एनकाउंटर में मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का आज प्रयागराज में अंतिम संस्कार होना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात करीब 1:30 बजे झांसी मेडिकल कॉलेज से पुलिस के कड़े पहरे में असद और गुलाम के शव को प्रयागराज रवाना किया जाएगा। दोनों शवों को एम्बुलेंस में रखकर 4 पुलिस की गाड़ियों के साए में ले जाया गया। झांसी से प्रयागराज का रास्ता करीब 400 किलोमीटर लंबा है, जिसे तय करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। आपको बता दें, सुबह 9 और 10 बजे तक असद और गुलाम के शव प्रयागराज पहुंच सकते हैं, जहां दोपहर में इन शवों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असद का शव लेने 2 वकीलों के साथ उसके फूफा डॉक्टर उस्मान तो गुलाम का शव लेने उसके जीजा मूसा झांसी पहुंचे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। तो रात 1:30 बजे जब झांसी मेडिकल कॉलेज से असद और गुलाम के शव निकाले गए तो कैसी थी सुरक्षा व्यवस्था, देखिए झांसी में मौजूद हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत की ये रिपोर्ट। झांसी के इनकाउंटर में मारे गए असद और गुलाम के शव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में झांसी मेडिकल कॉलेज की मालचोरी से प्रयागराज भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके का इंतजाम किया जा रहा है। मेरे पीछे जो पुलिस जवान खड़े हुए, तकरीबन 20 पुलिस जवानों की एक टोली बनाई गई है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर और 2 दरोगा, उसके अलावा बाकी सारे लोग सशस्त्र पुलिस के जवान हैं, जो अपने कड़े सुरक्षा व्यवस्था और पहरे में इन दोनों शवों को प्रयागराज ले जाके उनके परिजनों के सुपुर्द करेंगे। हालांकि काफी लंबे समय से कवायद चल रही थी कि ये शव यहाँ से रवाना कब किए जाएंगे, तो अब जाकर सब तैयारी हो गई है और जो दोनों शव को लेने के लिए परिजन आ गए हैं और इसके बाद अब यहाँ से रवाना किया जाएगा। और ये जो तकरीबन झांसी से प्रयागराज के बीच में जो 7 और 8 घंटे का सफर है, उस दरमियान जितने थाने पड़ते हैं सबको अलर्ट किया गया है, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है, ये मुठभेड़ का मामला है और किसी प्रकार की कोई तनाव ना, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ना बिगड़े और ना किसी प्रकार का तनाव हो। इसलिए पूरी जो चूंकि और एसटीएफ ने इनकाउंटर किया था, इसलिए इस पूरे जो ऑपरेशन है उसको बहुत सतर्कता से और बहुत सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है। तो देखिए, झांसी से प्रयागराज लाए जा रहे असद और गुलाम के शव एम्बुलेंस के साथ पुलिस की गाड़ियां भी चल रही है। ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट देखिए। डॉन अतीक अहमद के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम की डेड बॉडी पुलिस के सुरक्षा घेरे में अब प्रयागराज रवाना कर दी जा रही है। आप देख सकते हैं रात के 1:30 बजे हैं और जो पोस्टमार्टम हुए भी 24 घंटे हो गए हैं। ये एम्बुलेंस है जिसमें पहली वाली एम्बुलेंस में असद का शव रखा हुआ है और पीछे वाली जो एम्बुलेंस है उसमें गुलाम का शव रखा हुआ है। और इन दोनों एम्बुलेंस के साथ उन दोनों के परिजन भी आए हुए थे। उन परिजन को साथ ले गए ये काफिला रवाना हो गया है इलाहाबाद की तरफ, जो झांसी से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है, यानी कि 7 घंटे का रास्ता है। और इस रास्ते को पूरे समय पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे में ले जाया गया है। तकरीबन 20 पुलिस के जवान हैं और 20 पुलिस के जवान हैं और जिसमें दो दरोगा और 2 इंस्पेक्टर हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा लंबा काफिला है और जिसमें पूरी पुलिस के इस कड़ी सुरक्षा घेरे में ये काफिला जा रहा है। और ये इस काफिले में आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है पूरी, और तकरीबन 24 घंटे पोस्टमार्टम होने के बाद और 35 घंटे से ज्यादा शूट आउट के बाद ये सारे लोग अब रवाना हो गए हैं। असद और गुलाम का शव लेने झांसी कौन पहुंचा और उन्होंने अंतिम संस्कार के बारे में क्या जानकारी दी, बता रहे हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत। पूरे दिन भर तकरीबन इंतजार करवाया गया कि किस तरीके से इनको यहाँ भेजा जाएगा। पहले एक के परिजन आए, असद के परिजन आए, फिर गुलाम के परिजन आए, फिर दोनों को रखा गया और उसके बाद पुलिस ने प्लानिंग की कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इन सबको यहाँ से रवाना किया जाए। और फिर इनको तकरीबन 1 बजे अंदर मॉर्चरी रूम में ले जाके तमाम औपचारिकताएं पूरी करवाई गई और उसके बाद फिर ये पूरा काफिला 20 पुलिस वालों के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रवाना हो गया है। तकरीबन 4 पुलिस की गाड़ियां हैं, 2 एम्बुलेंस हैं और ये काफिला
कल सुबह तकरीबन 10 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाएगा और समझा जा रहा है कि ये काफिला सीधा वहां जो कब्रिस्तान है वहां जाएगा और वहां इन तमाम लोगों को दफनाने की अंतिम कार्यवाही की जाएगी। मगर निश्चित ही एक बड़े शूट आउट के बाद अब जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कैसे इनको यहाँ से रवाना किया जाएगा, बहुत समझा जा रहा था कि आखिर गड़बड़ी क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है, मगर जब दोनों लोगों के परिजन आ गए तो उसके बाद फिर इनको रवाना किया गया। तो अब ये कुल मिला के एक बड़ा शूट आउट था झांसी में और अब इन दोनों शव को 24 घंटे के पोस्टमार्टम होने के बाद अब उनको रवाना कर दिया गया है। कल सुबह यहाँ पहुंच जाएगा और कल फिर वहां पर प्रयागराज में इनका अंतिम संस्कार या कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। कैमरामैन हमीद के साथ ब्रजेश शाहपुर, एबीपी न्यूज, झांसी। तो सबसे ज्यादा टेंशन में अतीक अहमद है। योगी के एक संकल्प ने उसके खौफ का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। जिंदगी के लिए सलाखों के पीछे बैठा अतीक अब बेटे के गम में आंसू बहा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। धड़ पर टिके सिर का खम, आवाज का दम, चाल की अकड़ और खौफ पर पकड़ हवा हो। गुनाह के दलदल ने बेटे को निगला तो अतीक का काट का कलेजा भी डूब गया। जिस प्रयागराज में अतीक समानांतर सरकार चलाया करता था, जहां खाकी के इकबाल पर अतीक का जलाल भारी पड़ा करता था, उसी प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पुलिस ने जब अतीक की क्राइम कुंडली खोली तो माफिया ने भी जुबान खोल दी। पहले राउंड में 7 घंटे तक चली पूछताछ में अतीक ने कहा कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, सारी गलती मेरी थी, असद की कोई गलती नहीं। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान अतीक फूट फूट कर रोता रहा। जब अतीक अहमद रो रहा था तो मेरे मन में ये सवाल आया कि जब ये औरों को मारते हैं तो इन्हें जरा भी दर्द नहीं आता। राजेश पाल की शादी को 18 दिन हुए थे तो इन्हें उस विधवा का ख्याल नहीं आया, तब इनकी आंखों में आंसू नहीं आए। और आज अपना बेटा चला गया और वो भी बेटा जो वीडियो पर साफ साफ गोलियां चलाते हुए दिख रहा है। छोटी सी गली के अंदर एक सामान्य परिवार के अंदर घर पे जाकर के बच्चों के सामने उनके बाप को मार रहा है, तो तब इनकी आंखों में आंसू नहीं आए। अंजाम का एहसास अगर पहले हो जाता तो अतीक का बेटा ना शूटर बनता, ना बेगुनाहों का खून बहाता, ना वक्त से पहले कब्र में पहुंचाया जाता। लेकिन अतीक अपने खौफ की बादशाहत का वारिस तलाश रहा था। जिस उम्र में लोग अपने बच्चों को किताब और कलम थमाते हैं, उस उम्र में अतीक अपने बेटे को सिर कलम करने का औजार थमा रहा था। सबूत आपके सामने है। अतीक के साले शबी अहमद के निकाह के मौके पर पंडाल सजा हुआ था। गोलियों की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी ने पटाखों के ढेर में आग लगा दी। गैंग मेंबर्स की फायरिंग के बीच अतीक के भाई अशरफ ने अतीक के सबसे बड़े बेटे अली के हाथ में पिस्टल थमा दी। 12 साल के अली ने भी बिना किसी हिचक के ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। तकरीबन 2.5 मिनट के इस वीडियो में 150 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। इस वीडियो का अंतिम हिस्सा भी गौर से देखने लायक है। उम्र में अली से भी छोटा दिख रहा एक बच्चा आगे बढ़ता है और कुछ इस अंदाज में गोली चलाने की इजाजत मांगता है जैसे दूसरे घरों में बच्चे आइसक्रीम खरीदने की परमिशन मांगते हैं। वो बच्चा कौन है कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो पक्का है कि जिस वक्त का ये वीडियो है उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। और जहां तक सवाल असद का है, अतीक उसे वकील बनाना चाहता था, लेकिन कुनबे की करतूतों ने ऐसा असर डाला कि असद ने खिताब छोड़कर बंदूक उठा ली। भौकाल जमाने की जिद में बेटे ने गुंडागर्दी शुरू की तो अतीक को असद में अपना वारिस नजर आने लगा। अतीक का पूरा धंधा खौफ पर टिका हुआ है और कई सालों से वो जेल में बंद था। उसे लगा कि उसका डर कम हो रहा है, इसलिए उसने दिन दहाड़े उमेश पाल के मर्डर का प्लान बनाया और लीड रोल अपने बेटे को थमा दिया।
एक तरफ अतीक असद को कत्ल का ब्लूप्रिंट समझा रहा था, तो दूसरी तरफ उसके निकाह की प्लानिंग भी हो रही थी। असद का रिश्ता अतीक ने अपनी बहन की बेटी से तय किया था, लेकिन असद पहले उमेश पाल पर गोली चलाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, फिर फरार हुआ और अंत में एनकाउंटर के खौफनाक अंजाम तक पहुंचाया गया। प्रयागराज पुलिस की पूछताछ में अपने जुर्म का इकबाल करने वाले अतीक ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सूत्रों का दावा है कि पुलिस की पूछताछ में अतीक ने माना है कि उमेश पाल के मर्डर का पूरा प्लान अतीक ने खुद तैयार किया था। उसी के कहने पर मर्डर प्लॉट में असद को शामिल किया गया था। अशरफ ने उमेश पाल के मर्डर के लिए असद को भेजने का विरोध किया था। असद और बाकी शूटर्स ने बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात भी की थी। उमेश के गनर्स के मर्डर का आइडिया भी अतीक की खोपड़ी की ही उपज थी। उमेश पाल के मर्डर ने प्रयागराज में अतीक अहमद का खौफ बेशक दोबारा जिंदा कर दिया, लेकिन ये जेल की सलाखों में बंद अतीक की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिसकी कीमत का एक हिस्सा वो तीसरे बेटे की जिंदगी से अदा कर चुका है। गुनाह के बाकी हिस्सों का हिसाब अभी बाकी है। तो देखिए, अतीक और मुख्तार जैसे गैंगस्टर और माफिया ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है, लेकिन योगी राज में पिछले 6 साल से इस माफिया कल्चर पर कमर तोड़ कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश बिल्कुल साफ है, निर्दोष को छोड़ेंगे नहीं और दोषियों को बख्शेंगे नहीं। इसी वजह से माफिया और गैंगस्टर यूपी में थर थर कांप रहे हैं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। जिस अतीक अहमद के टेरर से, जिस अतीक की माफियागिरी से लोग खून के आंसू रोते थे, उस अतीक के माफिया वर्ल्ड को सीएम योगी ने ऐसा रगड़ा कि अतीक फूट फूट कर रो रहा है। माफिया पर योगी की ठोको नीति यूपी को दिल से कबूल है। योगी का संकल्प विशेष है, माफिया मुक्त बनकर रहेगा। योगी सरकार का विजन क्लियर है, माफिया कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, छोड़ेंगे नहीं। योगी की इसी रीति नीति की सराहना आज पूरा यूपी कर रहा है। अब क्रिमिनल को क्राइम करते समय ये सोचने को मजबूर हो जाएगा कि अगर मैं अपराध कर रहा हूँ तो उसका दंड मुझे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा की सरकार है। कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये बाबा ने दिखा दिया। असद को अतीक के कर्मों की ही सजा मिली। अतीक के बेटे असद का अंत हो चुका है, लेकिन ये यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाओ ऑपरेशन का ट्रेलर भर है, जिसके आगाज से माफिया वर्ल्ड में खलबली है। माफिया वर्ल्ड में क्यों योगी का खौफ दौड़ रहा है, इसकी वजह भी जानिए। सबसे पहले तो अपने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम अपराधियों को कुचल देंगे, अपराधों को मिट्टी में मिला देंगे, और वो निसंदेह सफल हो रहे हैं। और जो भी उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा उसका अंजाम ये होगा। सीएम योगी के संकल्प से माफिया सल्तनत क्यों बेचैन है? वो कौन से खूंखार माफिया हैं जो यूपी पुलिस के रडार पर हैं? ये बताएं। उससे पहले ये जानिए कि पिछले 6 साल में योगी सरकार ने कैसे माफिया वर्ल्ड की रीढ़ तोड़ी। 2017 के बाद से अब तक 10,713 एनकाउंटर्स किए जा चुके हैं, जिसमें 63 अपराधी मारे गए। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के साथ गुड्डू मुस्लिम वांटेड थे। यूपी पुलिस असद और शूटर गुलाम का गेम ओवर कर चुकी है, जबकि गुड्डू मुस्लिम अब भी पुलिस से आंख मिचोली खेल रहा है। ऐसे बहुत मुमकिन है कि यूपी में अगला नंबर गुड्डू मुस्लिम का हो, क्योंकि सरकार ठान चुकी है कि यूपी से माफिया को ऑल क्लियर करके ही मानेगी। अपराध के खिलाफ इतनी बड़ी सफलता यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश जो अपराध का गढ़ बन गया था, आज विकास का गढ़ बन रहा है। योगी सरकार का संकल्प यूपी को विकास के पथ पर फर्राटे भराने का है, और विकास के इस पथ में जो भी माफिया बट्टा लगाएगा, सूबे में दहशत फैलाएगा, असद की तरह कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, माफिया पर एक्शन योगी की संकल्प शक्ति का सबूत है, लेकिन विरोधी इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। किसी को इसमें चुनावी नफा नुकसान नजर आ रहा है, तो कई मारे गए फरार इनामी के मजहब को मुद्दा बनाकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर सबसे कमाल की पैंतरेबाजी की
समाजवादी पार्टी ने। जब उमेश पाल का मर्डर हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए और अब हत्यारे का एनकाउंटर हुआ तो चुनावी स्टंट बता दिया। यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई। दिन दहाड़े गोली मारी, बम बरसाए गए। आरोपियों ने सीना ठोककर अपराध को अंजाम दिया। 13 अप्रैल 2023 जिसने उमेश पाल पर गोली चलाई, जिसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, यूपी के झांसी में उसका एनकाउंटर हो गया। लेकिन इन दो डेवलपमेंट के बीच एक बात कॉमन थी, चित भी मेरी पट भी मेरी। जब हत्या हुई थी तब विरोधी दल ये कहकर यूपी सरकार को कोसा करते थे कि यूपी में कोई सुरक्षित नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे थे। अब एनकाउंटर के बाद ये कह दिया कि सब कुछ फर्जी है, सब कुछ यूपी चुनाव के लिए हो रहा है। अखिलेश के बदलते बयान को आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। पूरी तरीके से इंटेलिजेंस पुलिस फेलियर है और उसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। जब अखिलेश ने ये बयान दे दिया तो उनके पार्टी के नेता एक कदम और आगे बढ़ गए। 2 सांसदों ने कह दिया कि सरकार टारगेट करके एनकाउंटर कर रही है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तानाशाही हो रही है। मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर और हमारे देश के लोगों ने ये कानून बनाया जिसके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर हैं। बल्कि किसी का भी मसला है, उसने कोई जुर्म किया है, कत्ल किया है और कोई मर्डर किया है, कोई भी काम किया है, गलत काम किया है, तो अदालतें किस लिए बनाई हैं? हमने कानून को अपने हाथ में ले लिया कि हम बजाय अदालतों के हवाले करने के उन केसों को हम अपने हाथ से एनकाउंटर करा रहे हैं। तो ये मुनासिब नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है, इस जुल्म। आज के दौर में पुलिस फैसले लेने लगी जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सिस्टम वही लौट रहा है जो राजा महाराजाओं का हुआ करता था। फरमान आता था और जन बच्चा कोल्हू में पिलवा दिया जाता था। जी, जुडिशियल सिस्टम को बाईपास करके किसी को सजा देना ये सरकार का काम नहीं है। बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। पहले कहा कि संविधान का एनकाउंटर हो गया, अब भी घुमा फिराकर इसी लाइन पर आ गए, लेकिन इस बार छोटे भाई वाला इमोशनल कार्ड खेल दिया। मेरे भाई के ऊपर जालिम लोगों ने 2011 या 12 में हमला किया था, उनकी जान लेने की कोशिश की और अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर करीब 25 या 30 चाकू के वार किए गए थे और उनके जिस्म में कई गोलियां मारी गई थी। आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत पहले की सी नहीं है। मैं अपने भाई को तकलीफ में देखता हूं आज भी। तो उस वक्त भी कई लोगों ने मुझ पर आकर ताने मारे कि आप क्या कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, जिन्होंने वो जालिम लोग जो अकबरुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला किए थे। तो मैंने उस वक्त जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उनको फ़ोन करके बोला कि जो ये एक्यूज़ को आप की पूरी सिक्योरिटी बढ़ाइए, और मेरा पूरा यकीन ये था कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको हम कोर्ट से सजा दिलाएंगे। मैं शुरू से एनकाउंटर्स के खिलाफ रहा हूँ। एनकाउंटर से भारत का संविधान में जो लोगों को यकीन है वो कम होता है। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होता है। एनकाउंटर से इंसाफ नहीं होता, बल्कि उसको विजिलेंटी जस्टिस आप कह सकते हैं। और एनकाउंटर्स जो होते हैं उससे लोगों का जो कोर्ट्स का काम है, आप जज का काम आप करना चाहते हैं और रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर करते हैं। आप बजाय रूल ऑफ लॉ के सत्ता चलाएं, आप रूल ऑफ गन के तहत सत्ता चलाते हैं। जब एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले बयानों की बाढ़ आ गई तो बीजेपी ने भी अखिलेश से लेकर ओवैसी तक को जवाब दिया। कह दिया कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात या धर्म नहीं होता।
ओवैसी जो बोलते हैं वो खाली एक मुस्लिमों की बात करते हैं। वो जिस भाईचारे की बात करते हैं उसमें भाई मुसलमान है और चारा हिंदू होता है उसके अंदर। कोई गोली चलाए पुलिस के ऊपर तो क्या पुलिस को फूल बरसाना चाहिए उनके ऊपर? देखिए, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के सरगना कौन थे, सब जानते हैं। अखिलेश जी को तकलीफ होना बहुत स्वाभाविक है। ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। कोई भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस, मेरा पूरा विश्वास है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जिसे फेक कार्रवाई कहा जाए। लेकिन पुलिस अगर किसी भी अपराधी को पकड़ने जाएगी और वो अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस अपने बचाव के लिए जरूर कार्रवाई करेगी। अब बचाव करते हुए अगर सामने वाला उसमें ढेर हो जाता है तो उस पर आरोप लगाने का यह तरीका सही नहीं है और इस प्रकार से ये फोर्स का मनोबल गिराने की कोशिश है। इस प्रकार के बयान को नकारता हूँ। इस तरह के एनकाउंटर पर सियासत कोई नई बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो जाएगा। जिस नेता को जो नैरेटिव सूट करता है वो उसी तरह की लाइन भी लेता है, बयान भी देता है। यही वजह है कि अखिलेश और उनकी पार्टी मुसलमानों पर जुल्म की बात कर रही है, जबकि बीजेपी कानून के दायरे में एनकाउंटर को जायज ठहरा रही है। अब देखिए, जैसे जैसे अतीक की क्राइम फाइल के पन्ने खुल रहे हैं, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अतीक ने पुलिस की पूछताछ में ये माना है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हथियार खरीदता था। माफिया से डॉन और डॉन से इंटरनेशनल टेररिस्ट, गली के गुंडे से माफिया बने अतीक अहमद ने अपने प्रमोशन का यही प्लान सेट किया था। लेकिन योगी के एक संकल्प ने उसे लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक दे दिया। उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे बैठा अतीक पुलिस के आगे विस्फोटक खुलासे कर रहा है। पुलिस की पूछताछ में अतीक ने माना है कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवाने वाले अंडरवर्ल्ड से उसका पुराना कनेक्शन है। अतीक ने हिंदुस्तान के खिलाफ खतरनाक चाल चलने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से रिश्ते की बात भी कबूल कर ली है। अतीक ने मान लिया है कि वो मुंबई पर हमले के गुनहगार पाकिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा से संपर्क में था। ये वही लश्कर-ए-तैयबा है जो सरहद पार से कभी आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता है तो कभी ISI के इशारे पर ड्रोन से आर्म्स ड्रॉप करवाता है। रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक अहमद ने माना है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। वो पाकिस्तान से हथियारों की खेप मंगवाता था। वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियार खरीदता था। प्रयागराज पुलिस ने जब कोर्ट से अतीक की रिमांड मांगी तो कोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया था। कोर्ट में दलील देते हुए पुलिस ने कहा कि अतीक ने पाकिस्तान से जो हथियार खरीदे हैं, इस रिमांड के दौरान उनको भी बरामद करने की कोशिश की जाएगी। इन हथियारों पर अतीक पानी की तरह पैसा बहा रहा था। ये वही पैसा है जो उसने खौफ का साम्राज्य खड़ा करके बनाया था। लेकिन इसी पैसे ने अतीक का ISI कनेक्शन भी बेनकाब कर दिया। दरअसल अतीक के मनी ट्रेडी को अतीक के करीबियों की कंपनी MJ इंफ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और मिसेस जाफरी स्टेट लिमिटेड का पता चला। जब सख्ती से जांच की गई तो ये दोनों शेल कंपनियां निकली। अतीक की रिमांड कॉपी के मुताबिक ईडी को पता चला है कि MJ स्टेट इंफ्रा और साथ में मिसेस जाफरी स्टेट से जरिए यूसुफ नाम के व्यक्ति को मोटी रकम भेजी गई है और यूसुफ ISI के लिए काम करता है। जांच के दौरान ये भी सामने आ गया कि यूसुफ ISI के कमांडर सलीम उर्फ पतला के लिए काम करता था। यूसुफ ने ही अतीक की मुलाकात ISI के लोगों से करवाई थी। 26 जनवरी 2010 को जांच एजेंसियों ने रुड़की से असद को और मेरठ से रूबी को गिरफ्तार किया। दोनों पाकिस्तान के ISI एजेंट और उस समय अतीक ने ही असद की मदद की थी और यहीं से वो ISI के कमांडर के संपर्क में आया। अतीक के भाई असफ ने ISI एजेंट नासिर से मुलाकात की थी। नासिर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 2011 में रुड़की में पकड़े गए ISI एजेंट फुरकत अहमद ने भी मददगार के तौर पर अतीक का नाम लिया था। अतीक के रसूख का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ISI से इतने कनेक्शन सामने आने के बाद भी तब अतीक के खिलाफ जांच आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अब हर गुनाह उसके खतरनाक मंसूबों का सबूत बनकर खुद सामने आ रहा है। बहरहाल अतीक का सरहद पार वाला टेरर कनेक्शन सामने आने के बाद जांच का दायरा काफी बढ़ चुका है। अब ATS की प्रयागराज यूनिट अतीक और अशरफ से पूछताछ कर रही है।
एटीएस टीम की कमान डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी संभाल रहे हैं। अतीक से लश्कर तैयबा और आईएसआई से रिश्तों पर पूछताछ हो रही है। आतंकी संगठनों से अतीक के रिश्तों के ठोस सबूत तलाशे जा रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अतीक ने पाकिस्तान से कौन से हथियार खरीदे। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में पता चला है कि अतीक ने हथियारों का जखीरा प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी, फतेहपुर और उन्नाव में भी छिपाया है। अतीक के टेरर कनेक्शन के साथ ही उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या के बाद जब अतीक का बेटा असद और उसका शूटर गुलाम फरार हुआ था, तब ये दोनों नासिक और पुणे भी गए थे। वहाँ इन दोनों की मदद जेल में बंद डॉन अबू सलेम के गुर्गों ने की थी। अतीक अबू सलेम से पुराने रिश्ते की बात भी कबूल चुका है। माना जा रहा है कि इस मामले में जांच टीम अबू सलेम से जल्द ही पूछताछ कर सकती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ से पूछताछ फिर शुरू हो गई है। पूछताछ के दौरान आज भी हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। प्रयागराज पुलिस 2 दिन से दोनों से कई राउंड पूछताछ कर चुकी है। अतीक और अशरफ को कौशाम्बी और फतेहपुर भी ले जा चुकी है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, लगातार दिन बर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ से फिर से पूछताछ शुरू हो गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में माफिया अतीक का गुर्गा असाद कालिया गिरफ्तार हो गया है। असाद कालिया का भाई फैजान भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, माफिया अतीक का बेहद करीबी बताया जाता है असाद कालिया। कई मामलों में वांछित चल रहा था असाद कालिया। पुलिस ने असाद कालिया की गिरफ्तारी पर घोषित किया था 25,000 का इनाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया अतीक का गुर्गा असाद कालिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और असाद कालिया का भाई फैजान भी गिरफ्तार हो चुका है। और देखिए, असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस के एक दिलेर को सोशल मीडिया में काफी सर्च किया जा रहा है। ये सुपर कॉप 150 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुका है। जिन डकैतों ने दशकों तक यूपी को कपा कर रखा, इस सुपर कॉप ने उनका भी एनकाउंटर किया। झांसी में असद और गुलाम को जिस एसटीएफ टीम ने मारा, ये सुपर कॉप उस एसटीएफ का चीफ है। 22 जुलाई 2007 सबसे कुख्यात डकैत ददुआ का दी एंड। 4 अगस्त 2008 सबसे खूंखार डाकू ठोकिया को ठोक दिया। 10 जुलाई 2020 यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर। 13 अप्रैल 2023 उमेश पाल के कातिल असद और गुलाम का एनकाउंटर। दहशत के इन चेहरों को यूपी पुलिस और एसटीएफ ने जान की बाजी लगाकर मिट्टी में मिलाया है। लेकिन इन सारे एनकाउंटर ऑपरेशंस में एक नाम कॉमन है, जिसे योगी का सुपर कॉप कहा जाता है। वो नाम है अमिताभ यश का। सूट बूट, चेहरे पर शालीनता और चाल में सौम्यता रखने वाले जिस शख्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं के नाम से क्रिमिनल कांपते हैं। इन्हीं के नाम से माफिया के पसीने छूट जाते हैं। इन्हीं के नाम से बड़े बड़े डॉन अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इन्हीं का नाम है अमिताभ यश। उमेश पाल को मारने वाले असद और गुलाम का एनकाउंटर जिस एसटीएफ ने किया, उसके चीफ है अमिताभ यश। अमिताभ यश 150 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। अप्रैल 1971 को बिहार के भोजपुर में जन्मे अमिताभ यश 1996 बैच के आईपीएस हैं। 52 साल के अमिताभ यश मई 2017 में योगी सरकार में एसटीएफ के आईजी बने। इसके बाद जनवरी 2021 में एसटीएफ के एडीजी बन गए। अमिताभ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रहे हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और आईआईटी कानपुर के छात्र भी रह चुके हैं। बुंदेलखंड से चित्रकूट तक के जंगलों में डकैतों की सल्तनत को अमिताभ यश ने धराशायी किया। अमिताभ के पिता राम यश सिंह बिहार कैडर में आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। जब घटना हुई 24 फरवरी को, तो 2 पुलिस वाले मारे गए। इस बार इनका सामना एसटीएफ से हुआ। एसटीएफ यूपी पुलिस की बेस्ट ट्रेंड और मोस्ट मोटिवेटेड विंग है। इसके अलावा एसटीएफ जो है वो हमेशा बेस्ट वेपन्स के साथ ट्रेनिंग करती रहती है।
बेस्ट टैक्टिक्स में ट्रेंड होती है। और साथ ही इस बार हम बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड थे। इस बार इनिशिएटिव हमारे साथ था। वी न्यू दैट वी आर गोइंग टू इंटरसेप्ट देम। हम उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। दे वर टेकन बाय सरप्राइज और उन्होंने फायर किया तो एडवांटेज हमारे पास था। इस बार हमारा नुकसान नहीं हुआ। भारत में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जिन सुपर कॉप की गिनती होती है उसमें दया नायक, प्रदीप शर्मा के साथ अमिताभ यश का भी नाम लिया जाता है। क्राइम के खिलाफ अमिताभ यश का एक्शन सालों से जारी है। माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन मिट्टी को अंजाम तक पहुंचाने में खाकी के इस दिलेर का रोल बहुत अहम है। इसीलिए असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ की टीम की पीठ थपथपाई थी। तो सीएम योगी के सुपर कॉप का जितना डर माफिया वर्ल्ड में दौड़ रहा है, उससे कई ज्यादा कपकपी पाकिस्तान की छूट रही है। असद कब्र में क्या पहुंचा, पाकिस्तान के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। किस्सा इतना ही नहीं है, योगी के खौफजदा पाकिस्तान में कट्टर गैंग सुपर एक्टिव हो गया है। आखिर कैसे सरहद पार देश के मुसलमानों को भड़काने की साजिश ने सिर उठाया और क्यों योगी मोदी का भय पाकिस्तान में दौड़ रहा है, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी ने संकल्प यूपी से माफिया के सफाई का लिया है और रूह पाकिस्तान की कांप रही है। चुन चुन कर माफिया का सफाया यूपी से हो रहा है और थर थर इस्लामाबाद कांप रहा है। अतीकजादे की कब्र क्या खुदी, पाकिस्तान में योगी मोदी का भय दौड़ने लगा। योगी के ऑपरेशन से पाकिस्तान में कैसी खलबली है, इसका नया ट्रेलर आज सरहद पार से रिलीज हो गया। कि जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है। और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अब योगी साहब जो हैं, वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट। मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही। पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए पहले पीएम मोदी का नाम ही काफी था। अब जब से सीएम योगी के ऑर्डर पर यूपी से माफिया को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, पाकिस्तान को मानो अपना वजूद खतरे में लगने लगा है। योगी मोदी के नाम पर पाकिस्तान कैसे कैसे प्रपंच कर रहा है, इसकी एक और गवाही जाहिल मुल्क के कट्टर ब्रिगेड की जुबानी सुनी। अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब, और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है। एनकाउंटर में असद और शूटर गुलाम मारे गए तो पाकिस्तान का कट्टर गैंग सुपर एक्टिव हो गया। योगी मोदी का नाम लेकर भारत के मुसलमानों को कैसे पाकिस्तान भड़काने में लगा है। पाकिस्तान की कट्टर ब्रिगेड की एक एक तेजाबी तकरीर आज हर हिंदुस्तानी का खून न खौला दे तो कहिएगा। असल मसला यह है कि बीजेपी की सारी स्टैंडिंग जो थी वो एंटी पाकिस्तान थी, एंटी मुस्लिम थी कि हम एक वॉर सिचुएशन के अंदर अपने लिए भी कैश करेंगे सियासी तौर पर भी, और इंटरनेशनली भी कैश करेंगे कि हम पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो राम की हुकूमत कायम करने वाले और शिव की बादशाहत को बढ़ाने वाले पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे और पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे। तो वो एक सतह तो बन गई हुई है। कट्टर सोच ही तो है जिसने आज पाकिस्तान को बर्बादी के मुहाने पर ला खड़ा किया है। मौका कोई भी हो, पाकिस्तान हर मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देता है, लेकिन हकीकत क्या है ये पाकिस्तानी आवाम अच्छी तरह जानती है और समझती भी है। सरहद पार जो लोग योगी मोदी पर तेजाबी नजरिया रखते हैं, उनकी हेकड़ी आवाम खुद ही तोड़ने निकल गई है। नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हैं इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान, सिर्फ मुल्क के लिए काम कर। दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है, ठीक है। दुश्मनी भी हमारी क्यों दुश्मनी है यार, वो ये समझ नहीं रखनी दुश्मनी क्यों रखनी भाई। हमारा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके कानून डाल देते हैं, पुत्र इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है, इंडिया सारा दुश्मन है। आपने तोपा बंदूकों को छोड़े, एजुकेशन में उनका मुकाबला करें, उनका IT में मुकाबला करें आप। यकीन भारत से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, वैसे मुकाबला भी वही कर सकते हैं जिनकी कोई हैसियत हो। अब जब यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला ऑपरेशन सुपर एक्टिव है, तो पाकिस्तान की हालत उस खिसियानी बिल्ली की तरह है जो खंबा नोचने के अलावा
कुछ भी नहीं कर सकती। और देखिए, कोरोना वायरस हमारे देश के लिए भी चैलेंज बन रहा है और ये वायरस, जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान के करीबी दोस्त चीन की देन है। और इस वायरस ने एक बार फिर देश में दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है रोज वायरस संक्रमण के नए आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। 13 अप्रैल को हिंदुस्तान में कोरोना का मीटर 11,000 वाली फिगर को भी पार कर गया। आंकड़े शॉकिंग हैं, सन्न करने वाले हैं। 24 घंटे में 11,109 मामले सामने आए। कोरोना की वजह से देश भर में 29 मौतें दर्ज की गईं। अब एक्टिव केस भी 50,000 के करीब पहुंच गए। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने यहाँ भी मास्क का इस्तेमाल कराएं लोगों से, और साथ ही जो भी पेशेंट हमारे RT-PCR से पॉजिटिव आ रहे हैं उनके सीक्वेंसिंग के लिए KGMC में भेजा जाए। अलर्टनेस हमारी जारी है। इससे पहले पिछले साल 5 सितंबर को 49,000 से ज्यादा एक्टिव केस थे। जहां तक 11,000 वाले नए मामलों का सवाल है, तो इसमें से 7,000 से ज्यादा केस सिर्फ 5 राज्यों में देखे जा रहे हैं। केरल में नए मामलों की संख्या 3,000 के मीटर को पार कर गई। दिल्ली में गुरुवार को 1,500 से ज्यादा केस सामने आए थे। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामले 1,000 के आंकड़े के बैरियर को क्रॉस कर गए। हरियाणा में 24 घंटे में 855 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के 549 नए मरीज सामने आए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना इन्फेक्शन और मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड बाय मोड पर आ चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालात अभी काबू में हैं। डेथ उनकी हुई है जो पहले से क्रिटिकल थे, गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। कोविड एक इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि बिकॉज ऑफ कोविड ओनली इस तरह की कोई डेथ हो रही है, इस तरह कोई सीवियरिटी भी हो रही है। अभी तक जितने कोविड के केसेस आ रहे हैं, सीवियर केसेस अभी तक कोई भी नहीं आ रहे। जो भी डेथ वाले केसेस है वो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले केस है और एक कोइंसिडेंटल फाइंडिंग है। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन जहां तक वायरस की लैब टेस्टिंग यानी जीनोम सीक्वेंसिंग का सवाल है, तो कोरोना के सैंपल्स को अब भी लखनऊ भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ फैसिलिटी नहीं है। ग्रेटर नोएडा में बीते साल 2 करोड़ की लागत से जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बनाई गई थी, लेकिन फिलहाल ये यूज में नहीं है। परेशानी ये भी है कि जो सैंपल्स लखनऊ भेजे जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है। इसलिए भी वायरस को ट्रैक करने में, उसे ट्रेस करने में मुश्किलें हो रही हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हमने यहाँ बना ली है, उसकी टेस्टिंग हो गई है, किट्स जैसे हमारे पास आ जाती है। हम विदिन 24 आवर्स इसको शुरू कर देंगे। सैंपल्स हमने रखे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से अगर फंड सैंक्शन हो जाते हैं तो हम इमीडिएटली कोविड वेरिएंट की टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग तुरंत शुरू कर देंगे। योगी सरकार लगातार सिचुएशन को रिव्यू कर रही है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले कोरोना को लेकर अफसरों से मीटिंग भी की। बताया ये गया कि नया स्ट्रेन सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि एशिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। सिंगापुर में मार्च के आखिरी हफ्ते में 28,000 नए मरीज सामने आए थे। वियतनाम में भी कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है। इंडोनेशिया में भी 4 महीनों में पहली बार कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद वाला ग्राफ सबसे ऊपर है। WHO समेत तमाम हेल्थ एजेंसियों का यही कहना है कि भारत और एशिया के दूसरे मुल्कों में ओमिक्रॉन के XBB वाले वेरिएंट की वजह से ही केस बढ़ रहे हैं और अभी तक ये वेरिएंट घातक साबित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी WHO की टीम इस वेरिएंट पर निगरानी रखे हुए है, क्योंकि आशंका है अगर वायरस में फिर से बदलाव हुआ और ये अननोटिस्ड रह गया तो फिर तबाही का एक और गेटवे खुल सकता है। तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम के लिए नई मुसीबत सामने आ गई है। सीबीआई ने केजरीवाल को समन भेजा है और 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर बुलाया है। सीबीआई के नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो भड़क गई है। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। दिन होगा रविवार का, वक्त होगा सुबह 11 बजे का, जगह होगी दिल्ली में सीबीआई का हेडक्वार्टर और सीबीआई के सवालों से सामना होगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि शराब घोटाले में सीबीआई की जांच की आंच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल का सीबीआई के समन पर अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सीबीआई के समन पर भड़के हुए हैं। जिस दिन केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में ये बताया कि मोदी की दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार का पैसा नरेंद्र मोदी का है, उसी दिन तय हो गया था कि केजरीवाल जी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होगी और वही किया जा रहा है। सीबीआई की जांच के पीछे आम आदमी पार्टी को सरकार का दखल लगता है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि 16 अप्रैल को केजरीवाल सीबीआई हेडक्वार्टर जाएंगे। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। ऐसे में केजरीवाल तक जांच का दायरा बढ़ा तो बीजेपी को हमला करने का बड़ा मौका मिल गया।
आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हम सभी जानते हैं कि सबका पैसा अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ट्रांसफ़र होता था। अरविंद केजरीवाल ही बताता था कि वो पैसा कहाँ पर जाएगा, किसके पास जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल का कोई बुलाया जाना सीबीआई को मुझे कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा मुझे लगता था कि एक दिन ज़रूर होगा और ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली की जनता के ऊपर में जो एक अपना विश्वासघात हो रहा था, उनके अपना विश्वास के ऊपर में डाका डाला गया था, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी पार्टी सीबीआई के समन की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी और दूसरे विरोधी दलों को लगता है कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जिस तरह मिलकर विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद कर रहे थे, उस कोशिश को अंजाम से पहले डीरेल करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। सरकार बदलना, सरकार का चरित्र बदल जाना, आपके गठबंधन सहयोगी का चला जाना आपके लिए कारण हो जाते हैं कि सीबीआई, ईडी, आईटी को एक्टिव कर दो। ऐसा हम दूसरे मुल्कों के बारे में सुनते थे कि उन्होंने अपने गणतंत्र को खत्म कर दिया। वैसे समन आने से कुछ घंटे पहले सीएम केजरीवाल ने ईडी की जांच पर सवाल उठाए। तब केजरीवाल को नहीं पता था कि सीबीआई का समन आने वाला है। ईडी जो है वो बिल्कुल सरासर झूठे सबूत कोर्ट को गुमराह कर रही है, टॉर्चर कर करके झूठे बयान ले रही है। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर कुछ भी नहीं है, सारा मामला फैब्रिकेटेड है और झूठे सबूत और झूठी उसके बिना के ऊपर ये किया जा रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। डिग्री से लेकर करप्शन तक आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ आक्रामक प्रचार किया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को सीबीआई का समन आम आदमी पार्टी के लिए हर लिहाज से अलार्मिंग है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।